अरे बहू, बात करने का मन नहीं होता तो हजार बहाने क्यों बनाती हो? काम काम, दिन भर में कितना काम करती हो। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बेटा भी ऑफिस चला जाता है। फिर तुम्हें घर में ऐसा कौन सा काम रहता है जो तुम दिन भर बिजी रहती हो? सुबह का खाना भी जल्दी बन जाता है तुम्हारा, तो फिर दिन में क्या काम है? बिना मतलब कि जब देखो तब हमें सुनाती रहती हो कि काम है, काम है। अब माँ जी को मैं क्या जवाब दूँ? उनके तो रोज़ के ताने हो गए थे। उन्हें कोई कैसे समझाए कि जिस घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाला पति है और काम करने वाली मैं इकलौती हूँ, उस घर में भला कैसे कोई फ्री रह सकता है? लेकिन माँ जी का साफ-साफ कहना था कि जितना भी काम होता है, वो गाँव में होता है। गाँव में शहर के हिसाब से घर बड़ा होता है, वहाँ खेतों का भी काम होता है, 4 लोगों का आना-जाना भी लगा रहता है, परिवार भी बड़ा रहता है, पूरे दिन काम करते-करते निकल जाता है। और शहर में तुम अपने पति के साथ अकेली हो, ना कोई आने-जाने वाला, ना खेतों का काम, और नहीं इतना बड़ा घर है कि पूरे दिन साफ-सफाई करती रहो। अब इसके आगे मैं माँ जी को क्या जवाब देती? 100 की सीधी एक बात कि उनको मेरा काम दिखाई ही नहीं देता। एक दिन माँ जी ने मेरे पति राहुल से भी इसकी शिकायत कर दी। बेटा, कितना काम है तुम्हारे घर में जो बहू को फ़ोन करने का टाइम नहीं मिलता है? 2-2 दिन पर तो फ़ोन करती है। बस इसी बात पर मेरे पति मेरे ऊपर भड़क गए। वो थोड़ा अपने माँ के भक्त थे, माँ की बातें बड़ी जल्दी सुनते थे। अब उनकी माँ ने कह दिया कि मेरे पास कोई काम ही नहीं रहता, तो उन्होंने भी मान लिया। आंखें होते हुए भी धृतराष्ट्र बने रहे। धीरे धीरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो गई। इस बार मैं गांव जाने की मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने माँ जी को ही कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया। मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि कुछ दिन साथ रहेंगी। मेरा काम देखकर उन्हें भी समझ में आएगा कि शहर में अपने पति बच्चों के साथ भी रहते हुए वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। कम से कम इनका एक ताना तो ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ जी की एक आदत थी, वो जिद पकड़ लेती या बोल देती तो फिर उसके आगे मेरी क्या, ब्रह्मा की भी नहीं सुनने वाली थी। वो सब कुछ अपने हिसाब से, अपने गांव के हिसाब से लेकर चलना चाहती थी। गांव में लोग जल्दी सुबह 4 बजे उठ जाते और वैसे ही रात के 9 या 10 बजे तक उनका सोना भी हो जाता। वही आदत माँ जी की थी। माँ जी भी चाहती कि मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ जाऊँ, पूरे घर की साफ़ सफाई करके, नहाकर पूजा करके 6 बजे तक फ्री हो जाऊँ। लेकिन आप ही बताओ, जो खुद रात के 12 बजे सोएगा वो सुबह 4 बजे कैसे उठ सकता है? मेरे पति लेट आते, 10:30 आते थे। आने के बाद खाने पीने में, फिर खाने के जूठे बर्तन धोने में टाइम तो लगता ही है ना। फिर उसके बाद सोने में 1-1.5 घंटा तो लग जाता था। लेकिन माँ जी को मेरे रात के सोने से कोई मतलब नहीं था। उनको बस ये था कि मैं नियम बना लूँ उठने का। 4 बजे उठना है तो उठना है। 4 बजे उठूँ किसके लिए? एक दिन तो उठा जाए, रोज़ रोज़ तो नहीं होगा। उसके लिए मुझे 9 बजे सोना पड़ेगा, जो कि मुश्किल था। जिसके चलते माँ जी को एक नया बहाना मिल जाता कि जब 6 बजे तक सोएगी तो दिन में नींद कैसे आएगी। अब मैं इसका क्या ही जवाब दूँ। यहाँ माँ जी पूरे दिन बैठे बैठे बोर हो जाती। एक दिन उनकी बेटी मधु का फ़ोन आता है। मधु से माँ जी कहती हैं, अरे बेटा, यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। चुपचाप हाथ पैर जोड़ के बैठे रहो। पता नहीं कैसे यहाँ के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ तो ना दिन का पता चलता ना रात का। लगातार पूरे दिन चलते चलते ही निकल जाता। 2-4 दिन से ज़्यादा तो मैं यहाँ रुकी तो पागल ही हो जाऊँगी। बहू भी है, पता नहीं क्या दिन भर खटर पटर करती रहती है। उसका काम तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। सच में ये सुन के मुझे रोना आ गया। अगर इंसान कुछ काम ना करे तो उसे 4 बातें सुनने को मिले तो समझ में भी आता है। लेकिन काम करते हुए भी अगर उसे काम की और उसकी कोई कीमत ना रहे, दिन भर खड़ा रहने के बावजूद भी ये सुनने को मिले कि करती क्या हो, तो रोना तो आएगा ही ना। मैं इतनी महान नहीं थी जो मैं सब कुछ बर्दाश्त हो जाए। थोड़ी सीधी भी नहीं थी, चुपचाप सब कुछ सहती चली जाऊं। मैंने भी ठान लिया, अगर मैंने माँ जी को ऐसे ही वापस गांव भेज दिया
तो फिर ये पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही ताने मारती रहेंगी। इन्हें तो मुझे अपने काम की अहमियत बताना ही पड़ेगा। मेरे दिन भर के खटर पटर का मतलब दिखाना ही पड़ेगा। और बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह मैं बेड से उठी ही नहीं। जैसे ही उठने का टाइम हुआ, 2 कंबल और ओढ़ के सो गई। राहुल भी फ्रेश होने के बाद चाय के लिए बाहर हॉल में बैठ गए। माँ जी भी चाय के लिए बैठी थी। जब काफ़ी देर तक चाय उन दोनों को नहीं मिली तो राहुल ने कहा, माँ आज अभी तक चाय नहीं मिली, जाने क्या कर रही है रीतू। माँ जी गुस्से में उठ के जाती हैं देखने किचन में। किचन तो बंद था। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई मेरे कमरे में जाती हैं। जैसे ही मैंने देखा माँ जी आ रही हैं, मैं तुरंत ज़ोर ज़ोर से कराहने लगी, कांपने लगी। देखने पे ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत तेज़ बुखार है। मुझे पता था माँ जी मेरा माथा छूकर कभी भी बुखार नहीं चेक करने वाली, इसलिए मैंने बुखार होने का नाटक लिया। और माँ जी जैसे ही कमरे में आती हैं, मैं ज़ोर ज़ोर से कराहने लगी। ऐसा लगा जैसे बुखार से बुरी तरह से पीड़ित हूँ। माँ जी ने कहा, रीतू अभी तक उठी नहीं? बाहर राहुल कब से बैठा है चाय के लिए। मेरे कराहने की आवाज़ सुन हैरानी से बोली, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई खा लिया होता। ऐसे सोने से काम थोड़े ही चलने वाला है। सोने से ठीक हो जाओगी तो सोकर ही देख लो। कहते हुए माँ जी भनभनाते हुए किचन में जाती हैं और चाय चढ़ाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती हैं। राहुल किचन में आते हैं तो माँ को काम करता हुआ देख सीधा मेरे पास आते हैं और कहते हैं, रीतू क्या हो गया तुम्हें अचानक से? पूरी रात तो तुम ठीक थी, फिर अचानक बुखार कैसे हो गया? राहुल जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखते हैं, सर तो बिल्कुल ठंडा था। राहुल हैरानी से मुझे देखते हुए कहते हैं, रीतू ये क्या नाटक है? माँ तो कह रही तुम ठंड से कराह रही हो, तुम्हें तेज बुखार है, लेकिन तुम्हारा बदन तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुरंत उठ के बैठ गई और राहुल का हाथ पकड़ते हुए कहा, राहुल प्लीज़ तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इस समय प्लीज़ माँ जी को कुछ मत बताओ। मैं बस माँ जी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं पूरे दिन बैठी नहीं रहती, सोई नहीं रहती। माँ जी ने तो जैसे मुझे चारों ओर बेइज्जत कर दिया है, ये कहते हुए कि यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है। इसलिए थोड़ी सी बस अपनी अहमियत माँ जी की नज़रों में लाने के लिए मैंने ये नाटक किया है। प्लीज़ इसमें तुम मेरा साथ दे दो, माँ जी को कुछ मत बताना। राहुल बड़ी बड़ी आंखें करके कहते हैं, अच्छा तो मैं अपनी माँ से काम करवाऊँगा? मैं भी थोड़ी सी गुस्से में बोली, ठीक है मत करवाओ, मैं जाती हूँ। फिर आगे घर में जो महाभारत होगी उसकी जिम्मेदारी तुम ही होगे। बस 2 दिन की बात है, 2 दिन तुम शांत नहीं रह सकते। आखिरकार राहुल मेरी बात मान गए और उन्होंने माँ जी को कुछ भी नहीं बताया। अब सारा काम अकेले माँ जी को करना पड़ा। पूरे घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनका होमवर्क, उनका ट्यूशन ले जाना, उनके बैग लगाना, उनकी टिफ़िन तैयार करना, सुबह सुबह बच्चों को तैयार करके बस स्टॉप पर लेकर जाना, फिर दोपहर को उन्हें घर ले आना, राहुल को पूरा खाना ऑफिस में देना। सारा काम माँ जी के ऊपर अकेले पड़ गया था। 2 दिन तक तो माँ जी ने सब कुछ संभाल लिया। तीसरे दिन माँ जी बिल्कुल थक गई थी। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा ढंग के डॉक्टर को दिखा के इलाज करा ले, इतना सारा काम मुझसे नहीं हो पाएगा। घर के काम तो कर लूँ, ये बार बार बाहर दौड़ के जाना, एक बार बच्चों को ले जाओ, एक बार बेटी को ले जाओ, फिर दोनों को बारी बारी से लेके आओ, फिर ट्यूशन के लिए लेके जाओ, फिर सब्जी लेने जाओ, ये दौड़ भाग वाला काम मेरे से नहीं हो पाएगा। बेहतर होगा तुम रीतू का बेहतर इलाज कराओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, जल्दी से ठीक कर उसे। एक तो काम, ऊपर से ये दोनों बच्चे 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देते, पूरे दिन उनका कुछ न कुछ लगा ही रहता है। राहुल ने कहा, माँ दिन भर काम में क्या होता है, खाना तो सुबह ही बन जाता है, साफ सफाई भी हो जाती है, फिर पूरे दिन ऐसा कौन सा काम करती हो जो थक जाती हो और तुम्हें आराम करने को भी नहीं मिलता है। बच्चे तो बेचारे चुपचाप पड़े रहते हैं, वो कितना परेशान करने लगे तुम्हें। राहुल ने ये बातें मेरे सामने ही माँ जी को बोली थी। राहुल की बातें सुनकर माँ जी को कुछ बोलते ही नहीं बना, वो चुपचाप मेरा मुंह देख रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी 2 दिन में तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं दिन भर करती क्या हूँ और मेरा खटर पटर क्या है। अब तो आप मानती हैं ना कि बच्चों वाले घर में चाहे वो गांव का घर हो या शहर का घर हो, घर घर होता है, घर में काम होते हैं।
बस खाना बनाना और सफाई करना ही नहीं होता है। मेरी बातें सुनकर माँ जी ने कुछ नहीं कहा। बेटे के सामने वो अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो अपने आप को बहुत ही बेइज्जती महसूस कर रही थी, जिसका असर ये हुआ कि उस दिन के बाद माँ जी के मुँह से कभी भी सुनने को नहीं मिला कि दिन भर करती क्या हो। दोस्तों, ज़रूरी नहीं हर बार आप एक बेचारी बहू बन के सहते ही जाओ। कभी कभी अपनी अहमियत लोगों को खुद समझानी पड़ती है, चाहे वो घर का हो या बाहर का। अब वो ज़माना नहीं रहा कि कोई आपके गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी उसे दे दो। अपनी जगह और अपनी अहमियत खुद बनानी पड़ती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए।